आज हम बात करेंगे सीटेट सीडीपी जुलाई 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। हमने आपसे पूछा था कि हम प्रैक्टिस सेट कराएं, तो आपने कहा था कि हाँ मैम कराइए। तो आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सुबह 8 बजे होते हैं जूनियर लेवल के, और रात के 8 बजे होते हैं प्राइमरी लेवल के। और अब आपके हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है, और इसी तरह से कई सारे प्रैक्टिस सेट आएंगे। इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। कई सारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कई सारी अलग अलग बातें बच्चों के बारे में दी हैं। तो हमें ये बताना है कि वो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं इनमें से जिन्होंने कहा था कि जो बच्चों का चिंतन होता है वो गुणात्मक रूप से जो वयस्क लोग होते हैं यानी जो बड़े लोग होते हैं उनकी अपेक्षा डिफरेंट यानी कि अलग होता है। तो ऑप्शन ए है हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन बी है लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन सी है जीन पियाजे, ऑप्शन डी है लेव वाइगोत्स्की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीन पियाजे। ये बात किसने कही थी? जीन पियाजे जी ने कही थी। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं दी थी और चारों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछी जाती हैं। अगर आप सीटेट में बेटर करना चाहते हो तो जीन पियाजे को पढ़ के जाइएगा और लेव वाइगोत्स्की को जी को, ठीक है। ये जरूर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। पहली दी थी संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक थी। दूसरी दी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक थी। तीसरी दी थी मूरत संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक थी, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते थे। और चौथी अवस्था उन्होंने दी थी अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे आमूरत संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। 11 से 18 वर्ष तक या उससे अधिक थी, ठीक है। तो कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 दी हैं। कौन कौन सी दी है? तो पहली है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूरत संक्रियात्मक अवस्था, चौथी है आमूरत संक्रियात्मक अवस्था। पहली कब से कब तक है? तो 0 से 2 वर्ष तक है। दूसरी कब से तब कब तक है? तो 2 से 7 वर्ष तक है। तीसरी कब से कब तक है? तो 7 से 11 वर्ष तक है। और चौथी कब से कब तक है? तो 11 से 18 या उससे अधिक से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। देखो, है और नहीं है, इस पर ध्यान रखना होगा क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो इसने हमसे पूछा है नहीं है कौन सी? प्रतिकूल परिस्थितियाँ, मतलब अलग अलग परिस्थितियाँ और ऐसे बच्चे जो वंचित पृष्ठभूमि से, ऐसी पृष्ठभूमि जिससे बच्चे वंचित रहते हैं, उस वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। पहली पद्धति है कि विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता को उपलब्ध कराना। विद्यार्थियों को कैसी? संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए कैसे करना? अभिप्रेरित करानी, उन्हें मोटिवेट करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता को उपलब्ध कराना। दूसरा कह रहा है कि कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों को क्या करना कि एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, ये तो कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं को और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो अधिगमकर्ता हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, टॉक करेंगे उनसे, तो हमें पता चल पाएगा डिस्कशन करने से कि उनकी प्रॉब्लम है क्या और किस तरह से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है तो इसको भी कर सकते हैं, और लेकिन इसने हमसे पूछा था नहीं। तो और अगला चौथा वाला कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। बहुत ही ज़्यादा गलत है ये। हाँ, पहले ही बता दिया गया है कि जो बच्चे हैं उन्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए मैं बाहर जो है वो नहीं कहना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो जो सरकारी टीचर हैं वो बाहर ट्यूशन पढ़ा ही नहीं सकते अपने बच्चों को, तो बिल्कुल गलत ही है। और अभी सभी के लिए अनिवार्य होता है, आप भी अगर एक टीचर हैं तो आप बच्चों को बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो ट्यूशन पढ़ाने की कहना जिससे कि उन पर अधिक ध्यान क्यों देंगे? आप एक टीचर हैं, आपका कर्तव्य है कि आपके लिए जितने भी बच्चे हों वो क्या हों, एक समान हो, सभी की शिक्षा एक समान हो, सभी को एक तरह से पढ़ाएं, किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना करें, चाहे कैसे भी बच्चे हों। तो अगर बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर है तो विद्यालय में ही उसे क्या करना चाहिए? थोड़ा सा उस पर अधिक ध्यान दे देना चाहिए, उसे आगे बैठा देना चाहिए, उसे थोड़ा अच्छे से समझा देना चाहिए। ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन अलग ट्यूशन पढ़ाने के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। और हमसे नहीं पूछा था तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे आमूरत संक्रियात्मक अवस्था में, मैंने आपसे कहा था कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की को याद कर लेना क्योंकि सीटेट के एग्जाम में इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला है कि संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन सी है कि परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। और ऑप्शन डी है कि केंद्रीकरण और अनुतर्कमणीय सोच से आबद्ध हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं, आमूरत पूछा, जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं थी? 4 थी। मैंने आपको बताया था कौन कौन सी थी। एक थी संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक थी। एक थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक थी। और ये संवेदीगामक वाली सीटेट की प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी, तो याद रखना, चारों अवस्थाएं याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर थी मूरत संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक थी, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते थे। और चौथी थी आमूरत संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जिसे हम आमूरत संक्रियात्मक अवस्था को अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। और यही पूछा है कि इसके अनुसार बच्चे इस अवस्था में कैसे होते हैं, तो परिकल्पनात्मक, परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में कैसे होते हैं? समर्थ होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्यावस्था की अवधि में विकास, ऑप्शन होता है कि में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन बी है अनियमित और असंबद्ध होता है। ऑप्शन सी है धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। और ऑप्शन डी है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो बताइए बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसे होता है? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा बे है, जिसमें पूछ रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा कैसी होती है। तो पहला है कि बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। बिल्कुल गलत बात है। पुरस्कार और दंड, इसका तो हम प्रयोग करेंगे ही नहीं। क्यों बच्चों को दंड देंगे? दंड देना तो मना ही है। और पुरस्कार भी हम बेमतलब में क्यों? ऐसे बच्चे से बच्चे ऐसे हो जाएंगे, लालची हो जाएंगे ना। तो बाल केंद्रित कक्षा वैसी कक्षा नहीं होती है जिसके व्यवहार को निर्देशित करने के लिए, यानी कि बच्चों को समझाने के लिए पुरस्कार का प्रयोग करें। तो ये तो गलत है ना। तो पहला वाला तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। कितना अच्छा आंसर है। अगर आप एक टीचर हैं और आप अपनी क्लासरूम को कैसे बनाना चाहते हैं? बाल केंद्रित बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उनको हमें पूरा करना होगा। ठीक है, और कठोरता नहीं लानी होगी, हमें लचीलापन लाना होगा। अध्यापक कैसा होगा? लचीला होगा। लचीला का मतलब होगा कि स्ट्रिक्ट ना होकर वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। ठीक है, सभी बच्चों की बातों को मानेगा, अच्छे से उनसे व्यवहार करेगा, ना कि उन्हें डांटेगा, ना तो उन्हें मारेगा। ठीक है, तीसरा है कि अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करते हैं। गलत है। क्यों? सिर्फ पाठ्य पुस्तक को प्रयोग करेंगे तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा नहीं हो जाएगी, बाल केंद्रित कक्षा कैसे होगी? तो ये भी गलत है। और चौथा कहना है कि अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। बिल्कुल गलत बात है। वर्गीकृत को हमें बच्चों को कभी करना ही नहीं है। हमें सभी बच्चों को एक साथ अच्छे से शिक्षा देनी चाहिए, ना कि उन्हें अलग थलग कर देना चाहिए। तो वर्गीकृत करेंगे नहीं, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करेंगे नहीं, क्या करेंगे? अध्यापक को होना चाहिए लचीला और यानी कि सॉफ्ट होना चाहिए, और प्रत्येक बच्चे की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है। ऑप्शन ए है संकेत प्रयोग विज्ञान, प्रैग्मेटिक्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी है वाक्य, ऑप्शन सी है रूपिम, ऑप्शन सी है स्वनिम। तो बताइए भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, स्वनिम। स्वनिम जो है सबसे छोटी इकाई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डेस रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए है कम से कम,
ऑप्शन बी है पूर्ण, ऑप्शन सी है उच्च, ऑप्शन डी है मध्यम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च। बुद्धि लाभांश समानता उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। जो सफल समावेशन होता है उसको कई सारी चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं। सिवाय पूछा मतलब इसको छोड़कर, तो किसको छोड़कर? ऑप्शन ए है अभिभावकों की भागीदारी, ऑप्शन बी है क्षमता संवर्धन, ऑप्शन सी है संवेदनशील बनाना, ऑप्शन डी है पृथक्करण। मैंने आपको पहले बताया गया था किसी भी चीज़ में पृथक्करण की आवश्यकता ही नहीं होगी, जबकि अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील इनकी सबकी ज़रूरतें होगी, लेकिन पृथक्करण की नहीं होगी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये नहीं होगी, बल्कि ये अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील ये सभी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए है कि विद्यालय द्वारा बच्चों को एकीकृत करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घर से बच्चों को लेकर आए, यानी कि जो विद्यालय है उसमें बच्चों की डेली उपस्थिति यानी कि बच्चे डेली स्कूल आएँ, उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए हम कौन सा तरीका अपना सकते हैं? तो पहला तो ये है कि सबको जितने भी बच्चे हैं उनको एकत्र करने के लिए विद्यालय में हम क्या करें, एक व्यक्ति को नियुक्त कर दें कि जो है ये प्रतिदिन घर से बच्चों को लेकर आएगा। जैसे कि अब क्या है कि स्कूलों में जैसे लेकर आने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए, जितने भी बच्चे हैं उन सबके घर जाए, उन बच्चों को लेकर आए। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, बेचारा एक व्यक्ति कैसे सभी बच्चों को लेकर आ सकता है, तो ये तो गलत है। दूसरा है कि बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 देना। 5 देने का मतलब क्या होता है कि प्रतिदिन बच्चों को जो स्टार्स वगैरह हैं वो देना, 5 स्टार्स देना या फिर अलग अलग चीज़ें देना जिससे बच्चे आकर्षित हो सकें। बिल्कुल गलत है, ये तो बच्चों को आकर्षित करने के लिए ना, तो ये भी नहीं कर सकते, इससे बच्चे लालची बन जाएंगे ना। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि आवासीय विद्यालय खोलना, हाँ ये कर सकते हैं। आवासीय विद्यालय खोलने का मतलब होता है कि उसके आस पड़ोस में ही विद्यालय खोल देना, आवासीय विद्यालय इन्हें कहते हैं। बच्चों जो होंगे उनके पड़ोस में होंगे तो बच्चे डेली आ सकेंगे, उन्हें दूर जाने से, तो वो गाँव में कैसे नहीं होता है कि स्कूल से होते हैं वो काफ़ी दूर हो जाते हैं, उन्हें बच्चों को छोड़ने के लिए या तो गाड़ी लगती है बच्चों की, या तो उनके जो पिता है वो छोड़ कर आते हैं, और जो कभी कभी तो अगर पिता ना हो तो माता छोड़ कर आती हैं, चाचा छोड़ कर आते हैं, मतलब भाई छोड़ कर आते हैं, अलग अलग लोग छोड़ कर आते हैं। लेकिन आवासीय विद्यालय होगा तो बच्चे खुद जा सकेंगे विद्यालय, तो ये सबसे अच्छा है। लेकिन चौथा भी देख लेते हैं कि बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने की कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। बिल्कुल गलत बात है, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं इसको दंडनीय अपराध बनाया जाए, और सजा किन्हें देंगे? बच्चों को, बच्चे के ऊपर कोड़े चलाए जाएंगे या पुलिस का डंडा चलेगा। कितना बकवास बात है, बच्चों को थोड़ी ना, इतने छोटे बच्चों को हम दंडित कर सकते हैं, ये थोड़ी ना करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। तो आवासीय विद्यालय खोलना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा हो सकता है? विद्यालय में अगर लिंग भेदभाव हो रहा है, यानी कि लड़का और लड़का हैं दोनों से भेदभाव कर रहे हैं, इसे लिंग भेदभाव कहते हैं, जो जेंडर के आधार पर किया जाता है, उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो रहा है? सर्वोत्तम तरीका मतलब सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाएं और कड़ाई से उसका पालन करें। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम आज तक कोई ऐसा नियम है जिसको व्यक्ति ने माना हो, बच्चे हैं या बड़े हैं, कोई भी नियम को मानना नहीं चाहता, वैसे भले मान लेंगे, लिख दोगे ये नियम है इस घर का या कहीं का, तो नियम नहीं माने जाएंगे। नियम के नाम पर बच्चों को या बड़े लोगों को क्या होता है, नहीं मानना है और कड़ाई से उसका पालन करना। कड़ाई से कैसे आप पालन करेंगे? कड़ाई से मतलब होता है कि हर हाल में उसको पालन ही करना, चाहे मार कर किया जाए चाहे पीट कर किया जाए, ऐसे तो आप कर नहीं सकते। तो पहला तो अच्छा नहीं है। दूसरा कह रहा है कि संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। अरे आज तो आप कह रहे हैं कि लड़के और लड़कियों दोनों को एक बराबर रखें, फिर आप पक्षपात करने गए, लड़कियां कम होंगी संगीत में, लड़के अधिक होंगे, ऐसा नहीं आप कर सकते हैं।
ठीक है। अगला कह रहा है कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अधिसंज्ञान। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि शिक्षकों द्वारा क्या करना, उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। और चौथा है पुरुष और महिला शिक्षकों का समान संख्या में भर्ती कराना। ये नहीं कर सकते आप, पुरुष अधिक भर्ती करा लो, महिला अधिक भर्ती करा लो या समान संख्या में करा लो, इससे तो नहीं होगा, ये अपने हाथ में थोड़ी ना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा जो डेज से ग्रस्त है और ये सा और बाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। मतलब एक बच्चा है, वो जब सा होता है और बाज होता है तो उनमें क्या कर पाता है, अंतर ही नहीं कर पाता है। उल्टा उल्टा है ना, जो न्यूक्लियर है और जो अनक्लियर है उसमें भी अंतर नहीं कर सकता क्योंकि सेम सेम है। तो वो किससे ग्रस्त है? ऑप्शन ए है डिसलेक्सिमिया, ऑप्शन बी है डिसमोर्फिमिया, ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन सी है शब्द जॉवलिंग विकार। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिसलेक्सिया। आपने एक मूवी का नाम जब भी आता है, सीडीपी आप जब भी पढ़ते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ एक ही मूवी का नाम आता है याद, और वो कौन सी है? तारे जमीन पर और ईशान अवस्थी। ये एग्जाम्पल हर कोई लेता है क्योंकि उसको ही डिसलेक्सिया था ना, वो शब्दों को उड़ते हुए देखता था, शाह को बाज, बा को साज पढ़ता था, और वो अनक्लियर पर कि किसी भी चीज़ में डिफरेंस नहीं कर पाता था क्योंकि उसे डिसलेक्सिया था। यानी कि जब बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है तो उसे डिसलेक्सिया होता है। शाह है और बाज है, एक जैसा लग रहा है ना, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, क्यों? ये उसका उल्टा है। लेकिन लोग जब पढ़ेंगे और इन दोनों में कोई डिफरेंस ना लगे, न्यूक्लियर अनक्लियर में कोई डिफरेंस ना लगे, तो उसे डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों, एक ऐसा विद्यालय जो सशक्त है, वो अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो कई सारी योग्यताएं, वो किसे किस में सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ऑप्शन ए है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है स्मृति, ऑप्शन सी है अनुशासित स्वभाव, और ऑप्शन डी है प्रतिस्पर्धात्मक अभिव्यक्ति। तो किसको बढ़ावा सबसे ज़्यादा देगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धात्मक अभिव्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किशोर डेस का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन ए है आत्मसिद्धि के भाव, ऑप्शन बी है जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, ऑप्शन सी है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, ऑप्शन डी है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। तो किशोर डेस का अनुभव कर सकते हैं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डेस होता है। अभी आपने देखा था कि साको बाज और अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ रहा था तो उसे तो डिसलेक्सिया था, लेकिन एक ऐसा बच्चा जो शारीरिक रूप से अक्षम है, ऐसे बच्चों को सामान्यतः डेस होता है। ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया, ये तो नहीं होगा, तो पढ़ने से संबंधित है। ऑप्शन बी है डिसमाफिया, ऑप्शन सी है डिसथीमिया, ऑप्शन डी है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग यानी मैथमेटिक्स से संबंधित प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको बताया था जहाँ कैलकुलेटर करने में प्रॉब्लम होती है उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया जहाँ पढ़ने से संबंधित होती है ये भी नहीं होगा। लेकिन इसने हमसे ये पूछा है कि शारीरिक रूप से कैसा है, अक्षम है, ऐसे बच्चों को क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिसमाफिया। ठीक है, ऐसे बच्चों को डिसमाफिया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? यानी कि लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि समाज की संरचनाई सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले जो शिक्षक हैं उसके लिए आप बच्चों के आकलन के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी है मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन सी है तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न, और ऑप्शन डी है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहयोगी प्रोजेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है सीडीपी का। इसके आगे के ढेर सारे प्रैक्टिस सेट हम लेकर आएंगे जिससे आप अपने एग्जाम में बेटर कर सकें। साथ ही हम इसकी सबकी पेडागोजी भी लेकर आएंगे। सीटेट है, हिंदी है, इंग्लिश है,
मैथ है और आपका कौन सा सब्जेक्ट एक और बचा है, ईवीएस है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इन सब का हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, साथ ही जूनियर लेवल का भी प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। और सुबह हम प्रीवियस ईयर की क्लास कराते हैं सुबह 8 बजे, उसे देखा कीजिए। और जूनियर लेवल की क्लास कराते हैं सीटेट की रात के 8 बजे, उसे भी देखा कीजिए। अपने एग्ज़ाम में बेटर करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो 7 जुलाई को आपका अगर एग्ज़ाम है, उससे पहले आप सारे हमारे प्रैक्टिस सेट देख डालिए और सारे प्रीवियस ईयर देख डालिए, देखना आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। साथ ही स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, बाय।